बिहार की राजधानी पटना के भिकना पहाड़ी के पास की ये वही इमारत है जहां 1990 के आसपास गुलाम सरवर रहा करते थे। यहीं से वैशाली कॉपी छपती थी और संगम अखबार प्रकाशित हुआ करता था। अजीमाबाद पब्लिकेशंस के नाम से मशहूर इस इमारत में अब गुलाम सरवर के दामाद डॉक्टर एजाज अली की क्लिनिक चलती है। बेगूसराय में जन्मे गुलाम सरवर बिहार के शिक्षा मंत्री थे। वो बिहार विधानसभा के स्पीकर और कृषि मंत्री भी हुए, लेकिन उर्दू आबादी में वो उर्दू आंदोलन और उर्दू पत्रकारिता के लिए ज़्यादा मशहूर हैं, खासकर उर्दू दैनिक संगम के लिए, जिसका प्रकाशन 10 जनवरी 1963 से आरंभ हुआ था। 10 जनवरी को ही गुलाम सरवर का जन्म दिवस है। इसकी पूर्व संध्या पर पटना स्थित बिहार उर्दू अकादमी में एक स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को विधायक अख्तरुल ईमान, MLC प्रोफेसर गुलाम गौस और पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर तनवीर हसन ने विशेष रूप से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गुलाम सरवर जैसी शख्सियत के नहीं रहने से उर्दू और मुसलमानों की हैसियत कमजोर हुई है। मिल्ली शूर को ताज़ा रखने के लिए, मिल्लत के मसाइल को हल करने के लिए और अपनी नस्ल तक इस विरासत को मुंतकिल करने के लिए जरूरी है कि गुलाम सरवर साहब जैसी शख्सियत का न सिर्फ तस्करा किया जाए बल्कि उनके नक्श से पापड़ चलने की कोशिश की जाए। 1974 या 75 में हमारे शहर की शंगनी में कुल बिहार तालीमी कॉन्फ्रेंस में पहली बार गुलाम सरवर साहब को देखने का मौका मिला। सुना था, समझ नहीं सका था, देखा था, ये बात याद है। फिर गुलाम सरवर साहब जिनको शेर बिहार कहा जाता है, हमारे इलाके से MP का इलेक्शन लड़े और हम लोग बचपन में थे। जो इंतखाबी पर्चों को बहुत शौक से हासिल करने का शौक होता है बच्चों को, उस जमाने में उनका शेर छाप निशान भी था और अपने घर पे उनको आता हुआ देखा भी। और ये जुमला लोग दोहराते हैं आज भी हमारे इलाके में कि गुलाम सरवर साहब जब इलेक्शन लड़ने आए थे, हाट और बाजार की तकरीरों में कहते थे अपना तारुफ कराते हुए कि मैं मुंशी हूं, अखबार बेचता हूं। और उन्होंने पूरी मिल्लत को जिस अंदाज से जगाने का काम किया है वो तारीख का एक रोशन बाब है। इस दौरे माता परस्ती और शोहरत परस्ती में हम मसलहत के बहुत शिकार हो गए हैं और मसलहत इंसान को कसकोल फैलाने पर मजबूर कर देती है। मसलहत गर्दन कटाने नहीं, गर्दन झुकाने पर मजबूर कर देती है। जब जो गर्दनें झुक जाती हैं वो गुलामों को पैदा करती हैं, उनकी नस्लों से गुलाम जन्म लेते हैं और जो गर्दनें करती हैं उनके खानदानों से सरदार जन्म लेता है। अब हमको तय करना है कि हमें गर्दन झुकानी है या गर्दन कटानी है। ऐसे अरकान हैं वो बोलता नहीं है कि कुर्सी छीन जाएगी, हमेशा कुर्सी की फिक्र रहती है। सरवर साहब का कहा हुआ एक जुमला बराबर में याद करता हूँ, कहते थे कि कुर्सी को जितना ठोकर मारोगे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी और जितना तुम कुर्सी के पीछे दौड़ोगे कुर्सी आगे आगे भागेगी। इस बात पे यकीन लेकिन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, हमको तो कभी कभी लगता है कि मायूसी होती है, जैसे लगता है कि हम लोग एकदम भिखारी हो गए। भिखारी वो पैसा कौड़ी मांगने वाला नहीं, सियासी भिखारी। और एक बात तो जान लीजिए, हुकूमत चाहे तनवीर साहब मुख्यमंत्री बन जाए या कोई बन जाए, आप अपने मुतालबात जब तक सामने में नहीं रखिएगा असर कम होता है। लेकिन फिर 81 के नतीजे के बाद से उर्दू की तहरीक भी ठिठक गई, उर्दू का ग्रोथ भी ठिठक गया। सिर्फ एक मसला, उर्दू में कुछ ट्रांसलेटर नियुक्त हो गए, बस सिर्फ एक मसला। आज तो सूरत हाल यह है कि सानवी सतह पर हमारे उर्दू की लाजमियत भी खत्म हो गई। लेकिन आखिर कहे कौन? कहने वाले सब यहीं पर हैं, अब कहने वाले बाज नहीं आए हैं। मुझको भी जानकारी है कि कितनी बार सरकार से लोगों ने रुजू किया है, लेकिन आज उसकी लाजमियत तक नहीं रह गई है। उर्दू एक ऑप्शनल पेपर हो गया है, चाहे तो पढ़े, ना चाहे तो उतना पढ़े। ये हल कैसे होगा मसला? उर्दू
वाले अकेले ही लड़ रहे हैं, बेचारे 12,000 टीटी वाले घूम रहे हैं सारे बिहार में, उनके यहाँ हमारे यहाँ ये सबकी लाचारी है। सरकार कहती कुछ है, अफसर मशवरे देते कुछ हैं, फिर सरकार वहीं पर ठिठक जाती है। क्यों नहीं तन के कहती है कि हमारे जो पॉलिटिकल एडवाइजर ने, पॉलिटिकल साथी ने जो मशवरा दिया है उसको करके लेके आओ, ऐसा नहीं कहते हैं तो आखिर इसकी वजह क्या है? इस अवसर पर बिहार लोक संवाद.net से बातचीत करते हुए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर इम्तियाज अहमद करीमी ने कहा कि उर्दू के विकास में उर्दू आबादी की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बेशक वो उर्दू के सिपाहसालार थे, मेमारे उर्दू थे। उर्दू तहरीक को उन्होंने ज़िंदा किया और सरकार से हासिल किया। तो बात ये हो रही कि उर्दू को ज़िंदा करने के लिए उस तहरीक को भी फिर से ज़िंदा किया जाए और लोगों में बेदारी लाई जाए। अपने बच्चे को खुद पढ़ाएं उर्दू, तभी उर्दू ज़िंदा रहेगी। सिर्फ सरकारी मराहत से उर्दू ज़िंदा नहीं हो सकती है, कोई भी ज़ुबान ज़िंदा नहीं हो सकती है। तो सच्चा खराज अक़ीदत यही है कि हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, अपने घरों में उर्दू को ज़िंदा करें और अपने दिलो दिमाग में कुछ हिस्सा उर्दू को भी दें। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रेहान गनी ने कहा कि उर्दू अखबार मालिकों में हौसले की कमी है, जबकि दैनिक हमारा नारा के संपादक अनवारुल हुदा ने कहा कि गुलाम सरवर जैसा व्यक्तित्व देखने को बहुत कम मिलता है। अलहाज गुलाम सरवर सही मानों में बिहार में उर्दू सहाफ़त के आबरू थे। उनका अखबार संगम उर्दू तहरीक का मजबूत तर्जुमान था और उसने उर्दू के हवाले से उनके इदारिये, गुलाम सरवर के संगम के इदारिये, उनके जो मखसूस कालम हुआ करते थे वो इस वजह से उर्दू क़ारीन में मकबूल थे कि उन्होंने बहुत करीब से दुनिया को देखा था, बहुत करीब से मसाइल का मुताला किया था। उनके सामने मुल्क के सियासी मसाइल भी थे और लिसानी मसाइल भी थे। यही वो जज्बा था जिसके तहत उन्होंने बिहार रियासती अंजुमन तरक्की उर्दू कायम किया और उस अंजुमन को उर्दू तहरीक का बाज़ाब्ता मरकज़ बनाया और संगम को इसका तर्जुमान बना दिया। बदकिस्मती से आज जब हम उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल कर रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जब हम अपना मुहासबा करते हैं तो ये लगता है कि कम से कम बिहार में ख़ास तौर पर उर्दू सहाफ़त अर्श से फ़र्श पर आ गई है। इसे संभालने की ज़रूरत है और जब हम उर्दू सहाफ़त का जश्न मना रहे हैं तो सबसे बुनियादी बातों पर जो हमको गौर करना चाहिए, जिस बुनियादी बात पर हमको गौर करना चाहिए वो यही है कि ऐसा हुआ क्यों कि हमारी सहाफ़त बेवक़ार हो गई, हमारे अखबारात बेवक़ार हो गए। मुझे ये कहने दीजिए कि उर्दू अखबार का जो मालिकान हैं वो अलहाज गुलाम सरवर जैसी जुर्रत नहीं रखते। ज़रूरत इस बात की है कि जो भी उर्दू अखबारात के मालिकान हैं और जो उससे बिल्कुल अमली तौर पर जुड़े हुए हैं वो गुलाम सरवर जैसी जुर्रत पैदा करें। जी, गुलाम सरवर साहब जैसी शख्सियत बिहार में, और हम ये समझते हैं कि मुल्क में कम पैदा हुई है। वो बैक वक्त सहाफ़ी भी थे और सियासतदान भी थे, मुदब्बिर भी थे और बालिग नज़र भी थे। बहरहाल हम उनकी शख्सियत से मरूब हैं। जब पहली मरतबा जो मैं हमारे वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद शमसुल हुदा स्थानवी मुदीर आला रोज़नामा हमारा नारा के साथ उनके घर वाक़ भिकना पहाड़ी गए तो शायद मेरा बचपना रहा होगा। तो वालिद साहब लेकर के चलो आज तुमको मिलवाते हैं एक बड़ी शख्सियत से, अलहाज गुलाम सरवर साहब से। मैं वहाँ गया, वो नीचे बैठे हुए धूप सेक रहे थे, इसी तरह से जो है जाड़े का मौसम था। तो एक बैग उन्होंने कहा चलो चलो ऊपर चलो, बेटा आया है। बैठे अपने ख्वाबगाह में ले गए। ख्वाबगाह में ले जाने के बाद वो जिस तरह से उनका जो अंदाज़ था, उनका जो तखातुब था, वो जो है वो गज़ब था। वो जो मेरे जहन और दिमाग पर जो छाया उनकी शख्सियत का जादू, जिस तरह से वो बोल रहे थे, जो उनका जो हम कलामी का जो ताल्लुक़ था, वाकई वो आज तक जो है
वो मेरे ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा शख्स हमने बहुत कम देखा है, उनको लड़ते हुए भी देखा है, तहरीक चलाते हुए देखा है। उस वक्त जब मुल्क बंटवारा हुआ, मुल्क तकसीम हुआ 1947 में, उसके बाद यहाँ के मुसलमानों की हालत समझिए एहसास कमतरी में, ज़बरदस्त एहसास कमतरी में मुब्तला थे। लोग अपने मज़हब, अपने ज़बान की बात नहीं करते थे, और ये वही शख्स था जिसने तहरीक चला करके अपने खिताबत से, अपने सहाफ़त से जो है हमारे बिहार के मुसलमानों को जो है एक नई ताकत बख्शी। विधानसभा में उर्दू सेक्शन के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर रहे डॉक्टर नसीम अख्तर ने कहा कि गुलाम सरवर में साहित्यिक गुण भी मौजूद थे। तकरीबन उनकी 1 दर्जन अदबी किताबें हैं, जिनमें परख, गोशे हुए कफस के, जहां बीनी, मकालात, पहला वो घर खुदा का, जहां हम हैं, सदा दे चले, वगैरह वगैरह। गुलाम सरवर एक साहिब तर्ज अदीब थे और तालिब इल्मी के ज़माने में 49 तक उनके मज़ामीन और मकालात मुल्क के मुख्तलिफ रसायल और जराद में शाये हो चुके थे। उनमें मासिर जैसा रसाला है, निगार में उनके मज़ामीन जो है वो शाये हुए। वो अदब, जदीदियत, अदब की माहियत, तहकीक, तनकीद सब पर दस्तरस रखते थे, और इन सब के बावजूद वो एक साहिब तर्ज और साहिब उसलूब अदीब थे। उनकी तनकीदी सलाहियत की दाद उनकी तालिब इल्मी के ज़माने में आले मसरूर जैसे नक़ाद दे दी थी। उनकी किताब परख पर अख्तर औरेलवी और आले मसरूर का मुकदमा और दिबाचा शामिल है। समारोह के आयोजनकर्ता उर्दू काउंसिल हिंद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर असलम जावेदा ने कहा कि उर्दू की नई नस्ल को गुलाम सरवर के कारनामों से परिचित कराना जरूरी है। गुलाम सरवर साहब को याद करने का मकसद 2 है। पहली बात तो कि गुलाम सरवर साहब के जो कारनामे हैं उनको हम फिर से याद करें, उनका एतराफ़ करें, उनको खराज अक़ीदत पेश करें और नई नस्ल को उससे मुतारिफ़ कराएं, ताकि हमारी नई नस्ल में भी एक नया जोश हो, जज्बा हो, और वो कौम भी, नई नस्ल भी एक नए जोश जज्बे से आगे बढ़े और फिर हमारी सफ़ों में भी गुलाम सरवर पैदा हो सकें। दूसरी वजह यह है कि आज उर्दू तहरीक दम तोड़ चुकी है। उर्दू तहरीक दम तोड़ चुकी है और नतीजा क्या, स्पेशल TET का मामला हो या मैट्रिक में उर्दू की पढ़ाई का मामला हो, दोनों में 2 वर्षों से 3 वर्षों से 4 वर्षों से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। तो हम आज यहाँ इसलिए बैठे हैं कि जितने बड़े बड़े उर्दू के लोग हैं या जितने सरकर्दा लोग हैं, दानिश्वर हैं, सियासतदान हैं, ये मिल बैठ के एक ऐसी कमेटी बनाएं, एक ऐसी तंजीम बनाएं, एक ऐसा दबाव दस्ता बनाएं जो हुकूमत पर इस अंदाज से, मिशन के अंदाज पर, तहरीक के अंदाज पर काम करे कि हुकूमत उर्दू के मसले को हल करे। समारोह के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सीमित संख्या में उर्दू पत्रकार, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। दरियापुर का ये वही लालाजार मंजिल है जहां पर संगम अखबार निकला करता था। यहाँ काफ़ी दिनों तक ये अखबार चलता रहा और एक दिन ये बंद हो गया। इस अखबार के बंद होने के साथ ही उर्दू सहाफ़त की जो धार थी वो ख़त्म हो गई और जो उर्दू तहरीक थी वो भी ख़त्म हो गई। आज गुलाम सरवर साहब को याद किया जा रहा है और साथ ही उनसे वाबस्ता बहुत सी यादों को। ज़रूरत इस बात की है कि उर्दू सहाफ़त के साथ साथ उर्दू तहरीक को भी नए सिरे से ज़िंदा किया जाए। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।